नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 5 सितंबर 2023 और 5 सितंबर 2023 के एसएससी एमटीएस के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। तो अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। लगभग हमने है वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश की है, जितने हमें मिले हैं लगभग सारे मिल ही चुके हैं हमें। तो ये वीडियो वो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाला शिफ्ट में वो काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। और अगर 2023 के जो भी क्वेश्चन बनते हैं एसएससी एमटीएस सीजीएल और सीजीएल तीनों के शिफ्ट के जो भी 2023 में जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी का हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2023 के, वो 1800 प्लस क्वेश्चन है उनका पीडीएफ बनाया है हमने और वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाला है। तो वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। एसएससी एमटीएस में है, वहाँ से क्वेश्चन दोबारा पूछते जा रहे हैं। 25 में से है वो लगभग 10 से 12% है वो वहाँ से प्रश्न पूछ जा रहे हैं वापस। तो वो पीडीएफ आप ज़रूर देखिएगा, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका भी पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है इस वीडियो का, तो वहाँ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं। तो आज थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था पहला प्रश्न कि द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो इसका उत्तर होगा श्री मिल्खा सिंह है, उनकी आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। इनके बारे में और बात करें तो वह राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। अगले बात करें तो और उन्हें खेल में उनकी उपलब्धियों के सम्मान में पद्मश्री भी सम्मानित किया जा चुका है, इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन है वो एटीएम का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 है वो भारत ने किस देश को हराकर जीता है। तो यह है फुटबॉल का एक फुटबॉल का एक कप होता है, चैंपियनशिप होती है फुटबॉल की। तो यह भारत ने लेबनान को हराया है और 2-0 से शिकस्त दी है। बात करें इसके बारे में तो भारत के हॉकी टीम के कप्तान है वो सुनील छेत्री और ललिन ज्वाला छांगते के गोल के दम पर भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप में फाइनल में रविवार को लेबनान को 2-0 से शिकस्त दी थी। तो एक है वो गोल किया था छेत्री ने और एक है लल्ली ज्वाला छांगते ने, इन्होंने 2 गोल किए थे। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है कि सिनकोना का वृक्ष है वो किस वन में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि सिनकोना का वृक्ष है वो दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत, पेरू तथा बोलीविया के 5000 फुट अथवा इससे भी ऊंचे स्थानों में इनके जंगल पाए जाते हैं। पेरू के वाइसराय काउंट शिकन की पत्नी द्वारा यह पौधा सन 1639 में प्रथम बार यूरोप में लाया गया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर का। और इसके बारे में बात करें तो दक्षिणी चीन सागर है वो एक सीमांत सागर है जो कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है। इसमें करीमाता, फार्मोसा, जलडमरू मध्य और मलक्का जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं। यह एशिया के दक्षिण पूर्व में और प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर स्थित है, दक्षिणी चीन महासागर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है। तो दिवेही है वो मालदीव की आधिकारिक भाषा है। इससे पहले है दोस्तों वो चीन की भाषा पूछी गई थी, चीन की है वो आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो दिवेही के बारे में बात करें तो दिवेही है वो मालदीव की आधिकारिक भाषा है और मालदीव की वो राष्ट्रीय मछली है वो येलो फिन टूना है, वो राष्ट्रीय मछली है मालदीव की। राष्ट्रीय फूल के बारे में बात करें मालदीव के तो वो है पंडुक। मालदीव का राष्ट्रीय पेड़ है वो नारियल का वृक्ष है। तो ये मालदीव के बारे में कुछ तथ्य थे। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्य ने हवाई अड्डे पर कौन सी योजना शुरू की है हाल ही में 2023 में। तो उसका सही उत्तर होगा कि अवसार योजना। इस योजना के तहत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि इस प्रकार की पहल से जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं
सहायता समूह की स्थानीय कला और कारीगरों को समर्थन मिलेगा, जिससे ग्राहकों को सीधे स्थानीय उत्पादों का विपणन करने के लिए एक मंच मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के उत्पादन राष्ट्रीय बाजार में आएंगे और स्थानीय कारीगर समुदाय को मजबूत करेंगे और उनके उत्पादों के लिए पर्याप्त प्रसार अवसर प्रदान करेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 1739 ईस्वी में किस ईरानी शासक ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर होगा कि नादिर शाह ने। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो बात करें नादिर शाह के बारे में, तो वह ईरान के एक अपसरीद वंश के संस्थापक थे और नादिर शाह ने वो 16 फरवरी 1739 ईस्वी को भारत पर आक्रमण किया था। वह भारत की अपार धन संपदा के कारण आकर्षित हुआ था। नादिर शाह ने मुग़ल सेना के साथ करनाल का युद्ध लड़ा था और नादिर शाह की सेना मुग़लों की तुलना में बहुत छोटी थी, लेकिन बारूदी हथियारों के कारण फारसी सेना जीत गई थी। और नादिर शाह ने वो दिल्ली में वो 21 मार्च 1739 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उसने धन के विशाल भंडार जब्त कर लिए और पुरस्कारों में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन भी था। तो मयूर सिंहासन का कौन ले गया था हड़प के भारत से? तो वो नादिर शाह था 1739 में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो राष्ट्रीय आय में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं का अंतर करना क्यों जरूरी है? तो उसका कारण है कि राष्ट्रीय आय में वो दोहरी गणना दोहरी गणना की समस्या पैदा ना हो। और कंप्लीट बात करें इसके बारे में, तो राष्ट्रीय आय में अंतिम और महत्वपूर्ण वस्तुओं के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल होता है। यदि मध्यवर्ती वस्तुओं को अलग से गिना जाता है तो यह राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना की समस्या पैदा कर सकता है। तो ये इसका मूलतः कारण है। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कि उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में वो इसका आयोजन हुआ था। और 4 शहर कौन कौन से थे? तो लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर में इसका आयोजन किया गया था। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वो 2023 का 3रा संस्करण था। इस आयोजन में वो 2023 से 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 1750 से अधिक एथलीटों ने वो भाग लिया था। तो इसमें वो पंजाब विश्वविद्यालय ने 69 पदक के साथ अंक तालिका में पहले स्थान पर रहा था। तो टॉप पर कौन था? तो पंजाब विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसे हराकर जीती थी? तो इसका सही उत्तर होगा कि कुवैत को हराकर। तो भारत ने वो 2023 में वो 2 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो पहली है चैंपियनशिप है कि SAFF चैंपियनशिप 2023 है वो जीती है भारत ने। तो भारत ने वो कुवैत को 5-4 से हराकर खिताब जीता था। फाइनल है वो बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में खेला गया था और भारत ने 14 संस्करणों में से 9वीं SAFF चैंपियनशिप जीती है। और दूसरा है इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 है। इसमें भारत ने लेबनान को 2-0 से हराकर खिताब जीता। कप्तान सुनील छेत्री और लल्ली ज्वाला छांगते ने 2 गोल किए थे। तो इसकी बात हमने पहले कर चुके हैं हम। अगला है कि महोगनी वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कि पश्चिमी घाट के भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में है वो महोगनी वन पाए जाते हैं। ये जंगल है वो पश्चिमी घाट के भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भागों और तमिलनाडु तट पर समित हैं। ये वे सूक्ष्म मौसम के साथ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपने सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। कौन से? तो महोगनी वन। अगला क्वेश्चन है कि अनफिनिश्ड ए मेमोरियल किसकी आत्मकथा का नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा कि बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस का ये आत्मकथा है वो अनफिनिश्ड ए मेमोरियल। तो बात करें इसके बारे में, तो ये अनफिनिश्ड ए मेमोरियल पहली पुस्तक है प्रियंका चोपड़ा की जो उन्होंने लिखी है खुद। और यह पुस्तक है वो 9 फरवरी 2021 को वह प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि देवेंद्र झाझड़िया ने है वो ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा रजत पदक है। इनका संबंध है वो भारत के राजस्थान के चूरू जिले से है। इनका वो जब ये छोटे थे तो उस समय ये पेड़ पर चढ़ रहे थे तो इनका हाथ है वो तार से लग गया था। इसकी वजह से है वो
उनका हाथ कट गया था, या फिर ये मतलब पैरा ओलंपिक ये खेलते हैं मुख्यतः, इनका संबंध है वो राजस्थान से है। बात करें इनके बारे में तो भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी और पैरा ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता रविंद्र झाझड़िया ने 17 सितंबर 2022 को मोरक्को में विश्व पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है। झाझड़िया ने है वो 3 बार के पैरा ओलंपिक पदक विजेता हैं। उन्होंने 2004 और 2016 में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक भी जीता है। तो 2004, 16 और 2020 दो में तो है वो गोल्ड मेडल जीता है, और 20 में है वो रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है कि मेहरी गोट्टीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है वो उड़ीसा से है। बात करें इसके बारे में तो गोट्टीपुआ एक नृत्य प्रारूप है जो कि उड़ीसा राज्य में प्रदर्शित किया जाता है, और यह युवा लड़कों द्वारा किया जाता है जो भगवान जगन्नाथ तथा कृष्ण का गुणगान करने के लिए महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं। तो ये मेहरी बनते हैं। तो मेहरी का मतलब ये होता है कि जो पुरुष होता है वो महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य करता है, उसे मेहरी कहते हैं। तो मेहरी गोट्टीपुआ इसका नाम हो गया। वैसे होली के समय है वो मेहरी बनते हैं, गिंदड़ खेलते हैं राजस्थान में, तो उसे ही कहते हैं। और बात करें राज्य और उसके लोक नृत्यों की तो उड़ीसा का है वो मेहरी गोट्टीपुआ है, तमिलनाडु का लोक नृत्य है वो कारागट्टम है, केरल का तय्यम है, और आंध्र प्रदेश का कोलाटम है। ये प्रमुख राज्यों के लोक नृत्य हैं जो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कि सांची का स्तूप है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। इसके बारे में और बात करें तो सांची है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। 1854 में पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में ग्रेट स्तूप के अलावा 3 और स्तूप, अशोक स्तंभ, मौर्यकर्ण मंदिर और गुप्तकर्ण मंदिर मिले हैं। सांची का स्तूप है वो एक बौद्ध स्मारक है जिसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था। 1818 में जनरल टाइलर ने इसकी खोज की थी। तो इसका ये प्रश्न पूछ सकते हैं, इसकी खोज कब हुई थी सांची के स्तूप की? तो ये 1818 में हुई थी। और खोज किसने की? तो जनरल टाइलर ने की थी। और ये कौन सा स्मारक है? तो ये है वो बौद्ध धर्म से संबंधित स्मारक है और अशोक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भीमसेन जोशी है वो किस घराने से संबंधित है? तो भीमसेन जोशी हैं उनका संबंध है वो संगीत के किराना घराने से संबंधित है। और बात करें किराना घराने की तो किराना घराने से संबंध रखने वाले पंडित रविशंकर जोशी है वो ख्याल और भजन गायन के लिए जाने जाते हैं। तो उनका संबंध किससे है? ये ख्याल और भजन गायक थे। संगीत में उनके योगदान के लिए 2008 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। और पंडित भीमसेन जोशी को है वो 1972 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, और उन्हें 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2008 में उन्हें संगीत के योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनके अवार्ड है वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा अवार्ड उन्हें कब मिला था। तो आप ये तीनों अवार्ड है वो याद रखिएगा, भीमसेन जोशी के आपसे दोबारा पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ज्ञात तत्व हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कि अब तक है वो 118 तत्व है वो ज्ञात हैं। और इनके बारे में और बात करें तो इनमें से 4 तत्व है जो कि तत्वों की नए तत्व हैं। 4 तत्व उनके खोज है वो 2018 में की गई थी। ये 4 तत्व हैं वो निहोनियम, मॉस्कोवी, टेनिसिन और ओगेनेसन। ये 4 तत्व नए हैं। और 118 तत्वों में से धातुओं की संख्या है वो 89 है, अधातुओं की संख्या है वो 82 है, और उपधातुओं की संख्या है वो 7 है। तो ये आवर्त सारणी है। अगला क्वेश्चन है कि पंचम दा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी जानते होंगे कि एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि पंचम दा के नाम से है वो आर.डी. बर्मन को जानते हैं। बात करें आर.डी. बर्मन की तो आर.डी. बर्मन का जन्म है वो 27 जून 1939 को कोलकाता में हुआ था। और उनके पिता सचिन देव बर्मन है वो बॉलीवुड के महान संगीतकारों में से एक थे। आर.डी. बर्मन ने 331 फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। उन्होंने किशोर कुमार और आशा भोसले को सुपरस्टार गायक बनाया था, और उन्होंने लता मंगेशकर के साथ भी कई गाने कंपोज किए हैं। आर.डी. बर्मन को उनकी नानी ने पंचम दा का उपनाम दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब वे बच्चे थे तो उनका रोना
शास्त्रीय संगीत के 5वें सरगम पै की तरह लगता था, तो इन्हें पंचम दा का नाम दे दिया गया था। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बात कि टेलीग्राम पर है वो हमने 2023 में है वो जो भी SSC के एग्ज़ाम हुए थे उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे GK से रिलेटेड, थोड़े इंग्लिश से रिलेटेड, तो हमने कोशिश की है कि लगभग सारे क्वेश्चन, तो हमने वो 1800 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो उस PDF में इंक्लूड किए हैं जो पूछे गए थे 2023 में। तो वो PDF अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए और वो PDF ज़रूर देखिएगा, डाउनलोड करके पढ़िएगा। उस वीडियो वो PDF है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। उस वीडियो का बहुत से यूट्यूबर, बहुत से कोचिंग संस्थान है वो आपसे 50 रुपये 100 रुपये लेते हैं, तो मैंने वो PDF वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है। और वो 1 लाइनर PDF है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें जो काम की चीज़ें हैं, जैसे आप 1 लाइनर पढ़ते हैं तो वो ही उसमें इंक्लूड किया हुआ है। वो PDF अगर आप पढ़ के जाएंगे तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आपसे लगभग 50% प्रश्न है वो वहाँ से बनते हैं। तो जिन बच्चों ने हैं वो एग्ज़ाम अभी 1-2 दिन में है तो वो पढ़ के जाइएगा। वो लास्ट टाइम में ज़्यादा देखो प्रेशर लेना नहीं है, वो PDF पढ़ के जाएंगे आप तो आपके लिए इनफ होगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है हमें। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आप जो भी एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं और उसमें आपका सिलेक्शन हो। वैसे आज 5 सितंबर है, तो 5 सितंबर को आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इसी के साथ है वो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा।